डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम एशिया में जंग का 12वां दिन, हॉर्मुज के आसपास संकट गहराया। वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर बढ़ा तनाव। अमेरिका ने तबाह किए ईरान के 16 माइन बिछाने वाले जहाज। ट्रंप ने ईरान को ऊर्जा संकट को लेकर दी चेतावनी। पश्चिम एशिया में जंग से देश में भी एलपीजी संकट गहराया। कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत बढ़ी। दिल्ली एनसीआर में भी गैस की सप्लाई प्रभावित। सरकार ने गैस आवंटन में बदलाव किया। लोकसभा के बजट सत्र में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। विपक्षी दल लगा रहे सदन संचालन में पक्षपात का आरोप। मतदाता सूची और रूस से तेल खरीद पर भी बहस। पीएम मोदी का आज केरल और तमिलनाडु दौरा। दोनों राज्यों में कुल 16 करोड़ 450 लाख रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रैली को भी संबोधित करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके। पश्चिम एशिया में जंग का आज 12वां दिन, हॉर्मुज के आसपास संकट गहराया। वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर बड़ा तनाव। अमेरिका ने तबाह किया ईरान के 16 माइन बिछाने वाले जहाज। ट्रंप ने ईरान को ऊर्जा संकट को लेकर दी चेतावनी। अमेरिका ने ईरान की 16 माइन बिछाने वाली नौकाओं को नष्ट कर दिया है और हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्र में बड़ी सैन्य कार्रवाई का दावा किया है। अमेरिकी सेना के अनुसार हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान की कई नौकाओं को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया, जिनका इस्तेमाल समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए किया जा सकता था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि 10 मार्च को अमेरिकी बलों ने ईरान की कई नौसैनिक नौकाओं पर हमला किया, जिनमें 16 माइन बिछाने वाली नाव शामिल थी। कमांड ने इस कार्रवाई का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें समुद्र में किए गए हमलों के दृश्य दिखाई देते हैं। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में किसी भी तरह की समुद्री माइन बिछाई गई तो उन्हें तुरंत हटाया जाए। उन्होंने कहा यदि ऐसा नहीं किया गया तो अमेरिका की सैन्य प्रतिक्रिया बेहद कठोर हो सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान संभावित रूप से लगाए गए विस्फोटकों को हटा देता है तो इससे क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि ईरान इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में समुद्री बारूदी सुरंगें तैनात करने की तैयारी कर रहा है। कुछ अधिकारियों का मानना है कि संभव है कि सीमित संख्या में माइन पहले भी पानी में डाली जा चुकी हों। हॉर्मुज जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। वैश्विक स्तर पर कारोबार होने वाले कुल तेल का लगभग 20% हिस्सा हर दिन इसी रास्ते से गुजरता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह का सैन्य तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर डाल सकता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बाद से विशेषज्ञों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को व्यावसायिक जहाजों के लिए उच्च जोखिम वाला क्षेत्र बताया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दुनिया भर में ईंधन संकट। देश में एलपीजी संकट गहराया। एलपीजी संकट के बीच कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को रोजाना करोड़ों के नुकसान की आशंका। दिल्ली एनसीआर में भी गैस की सप्लाई प्रभावित। सरकार ने गैस आवंटन में बदलाव किया। एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी को मिलेगी प्राथमिकता। भारत की सबसे ज्यादा गैस कतर से आती है। सरकार ने आवश्यक वस्तु कानून लागू कर दिया है। आपको बता दें, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण दुनिया में एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है। इससे भारत भी अछूता नहीं रहा। भारत की सबसे ज्यादा गैस कतर से आती है, लेकिन खाड़ी के इस देश ने सप्लाई बंद कर दी है। इससे देश में गैस का संकट खड़ा हो गया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में लोगों को एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहे। वहां मिल रहे हैं, उनकी कीमत काफी ज्यादा है। गैस की परेशानी को देखते हुए सरकार भी एक्टिव हुई है और आवश्यक वस्तु कानून लागू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में भी एलपीजी की सप्लाई प्रभावित होने पर लगी है। इससे दिल्ली एनसीआर के रेस्टोरेंट कारोबार पर भी असर पड़ने लगा है। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की भी सप्लाई रेस्टोरेंट में लगभग ठप हो चुकी है। कुछ एजेंसी वालों ने कहा कि पीछे से सप्लाई रोक दी गई है।
कारोबारियों का दावा है कि करीब 70% रेस्टोरेंट इस समस्या से प्रभावित हो रहे हैं। स्थिति नहीं संभाली गई तो कुछ दिनों में रेस्टोरेंट में ताले लटकने शुरू हो सकते हैं। ईरान, अमेरिका, इजरायल युद्ध और हॉर्मुज जलजमरू मध्य बंद होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल पार कर गई है। इस संकट से बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत सहित 9 एशियाई देश प्रभावित हुए हैं। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कमी से जूझ रहे होटल कारोबारियों के संगठन ने मंगलवार को कहा कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो मुंबई के कई होटल और रेस्टोरेंट को अगले 2 दिनों में अपना कामकाज बंद करना पड़ेगा। कई गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं और होटल रेस्टोरेंट उद्योग भी चिंतित हैं। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों के लिए ईंधन बचाने की एडवाइजरी भी जारी की है। ऊर्जा संकट की आशंका के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू बाजार में एलपीजी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए जामनगर रिफाइनरी में उत्पादन बढ़ाने का भी फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। विपक्षी दल सदन संचालन में पक्षपात का आरोप लगा रहे। मतदाता सूची और रूस से तेल खरीद पर भी बहस, संसद में हंगामे के आसार। विपक्ष सरकार पर हमलावर, अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विपक्षी दल उन पर सदन संचालन में पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका द्वारा भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति और चुनाव आयोग द्वारा लाखों मतदाताओं के नाम काटे जाने जैसे मुद्दे भी संसद में उठेंगे। बिरला पर सदन के संचालन में गंभीर पक्षपात का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने सत्र के पहले चरण में ही उनके खिलाफ अविश्वास का यह प्रस्ताव दिया था। संसद में सियासी गर्मागर्मी की दूसरी प्रमुख अमेरिका, इजरायल के ईरान के खिलाफ युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदने की भारत को इजाजत देने की अमेरिका की घोषणा है। विपक्षी दल अमेरिका के इस ऐलान को देश की रणनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताते हुए मोदी सरकार पर हमलावर है और साफ तौर पर इस मामले को संसद में उठाने की घोषणा की गई है। इसी तरह पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु में चुनाव आयोग के विवादित विशेष सघन पुनरीक्षण के दौरान लाखों वोटरों के नाम काटे जाने का मामला भी विपक्षी दलों के लिए अहम है। तृणमूल कांग्रेस से लेकर द्रमुक जैसी पार्टियां भाजपा के इशारे पर लाखों की संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने का अभियान संचालित करने का चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है। बजट सत्र के पहले चरण में लोकसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को नहीं बोलने दिए जाने की घटना से उद्वेलित कांग्रेस समेत अधिकांश विपक्षी दलों ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिस पर विपक्ष के 118 सांसदों के हस्ताक्षर हुए थे। वैसे दूसरे सत्र की शुरुआत में पहला एजेंडा विश्वास प्रस्ताव का मामला है, कार्यसूची के एजेंडे में है। विपक्ष की मुख्य पार्टी कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है, तो भाजपा ने भी सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया। वैसे सत्ता पक्ष भी बंगाल चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शनिवार को हुई राज्य की यात्रा के दौरान हुए प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले को लेकर विपक्ष खासकर तृणमूल पर हमलावर होगी। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मनीष, आज संसद में फिर से चर्चा होने वाली है, वहीं आज हंगामे के आसार हैं, इसी के साथ कई मुद्दों पर बहस भी छिड़ने वाली है। जी जी बिल्कुल। जो लोकसभा सदन के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश बिरला, उन पर सदन के संचालन में गंभीर पक्षपात का आरोप लगाया था विपक्ष ने, और इस सत्र के पहले चरण में ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। अब सदन में फिर से दूसरा चरण शुरू हुआ है तो फिर से इस सियासी गर्मागर्मी के एक नए मुकाम तक पहुंचने की उम्मीद है, और ये अविश्वास प्रस्ताव पर तो जारी चर्चा होगी ही। सदन में दूसरी जो प्रमुख चर्चा विपक्ष करने वाला है वह है अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध के बीच रूस से तेल खरीदने के भारत को अमेरिका के इजाजत देने की जो अमेरिकी घोषणा हुई है उस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्षी दल अमेरिका के इस ऐलान को देश की रणनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताते हुए मोदी सरकार पर हमलावर हैं और साफ तौर
तौर पर इस मामले को सदन में उठाने की घोषणा की है। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु में चुनाव आयोग का जो विवादित विशेष सघन पुनरीक्षण हुआ है, उसके दौरान लाखों वोटरों के नाम काटे जाने का भी मामला निश्चित के लिए अहम है। ऐसे में जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी कहा है कि उनको न बोलने दिए जाने की घटना से जो है तमाम कांग्रेस उद्वेलित है और उसके साथ अधिकांश विपक्षी दलों ने भी ओम बिरला के खिलाफ एकजुटता दिखाई थी और अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिस पर विपक्ष के 118 सांसदों के हस्ताक्षर थे। ये काफी गंभीर मसला है और आज जो सदन से शुरुआत होगी तो इन सब मुद्दों को लेकर के सदन के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, आज संसद के सत्र में ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं विपक्षी दल सदन संचालन में पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड बजट को लेकर, जहां उत्तराखंड बजट सत्र का आज तीसरा दिन प्रश्नकाल में गरमाएगा सदन। विधेयक होंगे पास, बजट पर होगी चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। सोमवार को सरकार ने बजट पेश किया था, वहीं मंगलवार को सरकार ने सदन में 4 अध्यादेश व 11 विधेयक पेश किए थे। आज बजट पर चर्चा होगी और विधेयक पास किए जाएंगे। उधर प्रश्नकाल में कई मुद्दों पर लेकर सदन फिर गरमाएगा। कल भी नियम 58 पर चर्चा के दौरान सदन में खूब हंगामा हुआ। वहीं सड़कों पर भी विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया। जो विधेयक पास होंगे उन पर कुछ है: उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं संशोधन विधेयक, उत्तराखंड जन विश्वास उपबंधों पर संशोधन विधेयक, उत्तराखंड दुकान और स्थापना रोजगार विनियम और सेवा शर्त संशोधन विधेयक, उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, प्रश्नकाल के दौरान सदन में काफी गहमागहमी हुई है विपक्ष के द्वारा, वहीं काफी विधेयक भी पास किए गए हैं। क्या क्या विधेयक हैं जो मेन माने जा रहे हैं? योगेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। सोमवार को सरकार ने बजट पेश किया था, वहीं मंगलवार को सरकार ने सदन में 4 अध्यादेश व 11 विधेयक पेश किए थे। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां एनसीईआरटी की क्लास 60 की सोशल साइंस की किताब में न्यायपालिका में करप्शन का अध्याय रखे जाने से जुड़े विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि एनसीईआरटी की ओर से इस पर माफी मांगी जा चुकी है। एनसीईआरटी ने प्रेस रिलीज जारी कर इस किताब को वापस लेने की बात भी कही है। पिछली बार सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने भी कहा था कि वो बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। आपको बता दें, एनसीईआरटी की क्लास 60 की सोशल साइंस की किताब में न्यायपालिका में करप्शन का अध्याय रखे जाने से जुड़े विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि एनसीईआरटी की ओर से इस पर माफी मांगी जा चुकी है। एनसीईआरटी ने प्रेस रिलीज जारी कर इस किताब को वापस लेने की बात भी कही है। वहीं पिछली बार सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने भी कहा था कि वो बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो आ रही है झारखंड से। झारखंड में विधायकों और पूर्व विधायकों को तोहफा। विधायकों और पूर्व विधायकों को जमीन मिलेगा। 3 दिनों में खुलेगा रजिस्ट्री पोर्टल। ग्रेटर रांची में जमीन देने की है पहल। झारखंड सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों की लंबे समय से लंबित मांग पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उन्हें जमीन देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए रजिस्ट्री कराने का रास्ता साफ कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भरोसा दिलाया है कि अगले 3 दिनों के भीतर जमीन की रजिस्ट्री के लिए पोर्टल खोल दिए जाएंगे, ताकि संबंधित विधायक और पूर्व विधायक अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सके। मंगलवार को विधानसभा में इस मुद्दे को झामुमो विधायक मथुरा महतो ने उठाया। उन्होंने कहा कि विधायकों और पूर्व विधायकों से जमीन के लिए राशि पहले ही ले गई है, लेकिन इसके बावजूद अब तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। उन्होंने सरकार से इस प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने की मांग की है।
वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तृप्ति सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तृप्ति, 3 दिनों में रजिस्ट्री पोर्टल भी खोलने वाले हैं और ये बहुत ही बड़ी पहल है विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए। जी जी अंकिता, मैं बताना चाहूंगी कल विधानसभा का बजट सत्र का 10वां दिन था, जहां ये फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ये फैसला सुनाया है जब विपक्ष ने आवाज उठाई है। तो यहाँ आपको बताना चाहूंगी पूरी जो जानकारी मिली है, हेमंत सोरेन सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों को ग्रेटर रांची में जमीन देने की प्रक्रिया को बहुत जल्द रजिस्ट्री कराने का फैसला लिया है। और विधानसभा में इस मुद्दे को जब उठाया गया था, संसदीय कार्य मंत्री ने खुद भरोसा दिलाया है कि 3 दिनों के भीतर जमीन रजिस्ट्री के लिए पोर्टल को खोल दिया जाएगा। और सरकार ने उन्हें जमीन देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए ये जो फैसला सुनाया है, इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने ये भी कहा है कि पोर्टल खोल दिया जाएगा और संबंधित विधायक और पूर्व विधायक अपनी जमीन तब से रजिस्ट्री करा सकेंगे। मंगलवार को ये मुद्दा जब विधानसभा में उठा था, ये मुद्दा उठाया गया था झामुमो के ही विधायक मथुरा महतो द्वारा, और उन्होंने ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि विधायकों और पूर्व विधायकों से जमीन के लिए राशि पहले ही ले ली गई, लेकिन बावजूद इसके अब तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। और उन्होंने यही मुद्दा उठाते हुए सरकार से इस पर जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कराने की मांग की थी, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस प्रक्रिया पर काम किया जाएगा। और दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से भाजपा के विधायक सीपी सिंह, जो रांची से विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि जमीन के लिए जो राष्ट्रीय सहकारी लिमिटेड के खाते में जमा है, उन्हें रांची जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि इस संबंध में उन्होंने रांची के उपायुक्त से भी बातचीत की। इस वक्त रांची के उपायुक्त है मंजूनाथ भजंत्री, जिनसे सीपी सिंह की बातचीत हुई थी, ऐसा विधायक जी का कहना है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद रजिस्ट्री के लिए पोर्टल नहीं खोला गया। सीपी सिंह ने आगे ये भी बताया था कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ही डीसी ने चालू सत्र के दौरान 1 सप्ताह के भीतर पोर्टल खोलने का आश्वासन दिया था, बावजूद इसके कुछ काम नहीं हो पाया था। और 20 दिन बीत जाने के बाद भी पोर्टल शुरू नहीं होने पर ये आवाज जो है सो सत्र में उठाई गई है। विधायकों और पूर्व विधायकों में काफी नाराजगी भी इसे लेकर देखने को मिली थी, जिसके लिए अब आखिरकार सत्ता पक्ष की तरफ से पहल की गई है। इस मामले की अगर गंभीरता की बात करें तो इस विषय को गंभीर लेते हुए जब संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया था सत्र में, तो उन्होंने ये कहा था कि इस प्रक्रिया में अब बिल्कुल देर नहीं होगी। पहले उपायुक्त तक ये बात पहुंची थी और तब प्रक्रिया में देरी होने पर अब उनका कहना है कि अब देर नहीं होगी, सत्र में जब बात पहुंच चुकी है। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए ये कहा है कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएगी जल्द से जल्द और पोर्टल 3 दिनों के भीतर ही खोली जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताया था विधायकों और पूर्व विधायकों को जमीन मिलेगी, वहीं 3 दिनों में खुलेगा रजिस्ट्री पोर्टल। ग्रेटर रांची में जमीन देने की पहल है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो है लखनऊ से। ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का लोकार्पण 13 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। समतापूर्वक चौराहे से जालीगंज तक बना ग्रीन कॉरिडोर तैयार। समतामूलक चौक, निषादगंज, हनुमान सेतु होते हुए जालीगंज तक मार्ग। रक्षा मंत्री 12 मार्च की रात लखनऊ पहुंचेंगे। आपको बता दें ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का लोकार्पण 13 मार्च को है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का 13 मार्च को लोकार्पण होने वाला है, वहीं उद्घाटन भी सीएम योगी और राजनाथ सिंह करेंगे। इसको लेकर क्या जानकारी है? ये 13 मार्च को ग्रीन कॉरिडोर का जो फेज 2 का लोकार्पण होना है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो सांसद भी हैं लखनऊ से, उनका संसदीय क्षेत्र है, वो उनका कार्यक्रम तय हो गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। समता मूलक चौक जो राजधानी लखनऊ में है, वहाँ से निषादगंज और हनुमान सेतु होते हुए डालीगंज तक का ये मार्ग है जो ग्रीन कॉरिडोर, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा होगा। इसको देखते हुए रक्षा मंत्री 12 मार्च की रात को लखनऊ पहुंचेंगे और शाम 4:30 बजे के आसपास आप ये कह सकते हैं कि 13 तारीख को शाम 4:30 बजे
समतामूलक चौराहा, वहां पर ये कार्यक्रम पूरा होना है, जहाँ से इस ग्रीन कॉरिडोर का लोकार्पण होना है। इसके बाद भी तमाम कार्यक्रम लगे हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहेंगे। जो विशेष बात यह रही ग्रीन कॉरिडोर में कि इसका दूसरा फेज था और ये उद्घाटन तक हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि रक्षा मंत्री का व्यस्तताओं के कारण समय नहीं मिल पाया था, इसलिए ये इसका लोकार्पण का कार्यक्रम 1-2 बार चला भी है। लेकिन अब ये तय हो गया है कि 13 मार्च को रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें 13 मार्च को ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का लोकार्पण है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।